आए हुए हैं, तो वो हमारे लिए तो बहुत आदर के पात्र हैं। बहुत प्यार से आप सबको मैं संबोधित कर रही हूँ, और अच्छा ये लग रहा है कि इसमें हिंदी विभाग के कुछ छात्र भी आए हुए हैं। शुभम चतुर्वेदी अपने दोस्तों के साथ दिखाई दे रहे हैं। हिंदी विभाग के साथ बस ऐसे ही साहित्यिक सा थोड़ा सा नाता है। मैं तो अंग्रेजी विभाग की छात्रा थी, और प्रोफेसर अरुणा सिंह जैसी विदुषी प्रोफेसर को हम लोग देखा करते थे अंग्रेजी विभाग से कि मैडम है ये, तो दूर दूर से देखा था। आज ये सौभाग्य कि मैडम के साथ बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है, उन्होंने दिया। तो मैं अपनी बात शुरू कर रही हूँ। अध्यक्षीय उद्बोधन है, थोड़ा समय हो सकता है ज्यादा लगे, लेकिन आकाशवाणी की ड्यूटी करते करते आदत हो गई है। अगर मुझे 25 मिनट समय दिया गया है तो मैं 24 मिनट 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर लूंगी। हो सकता है उससे कम भी करें। तो क्योंकि मैं ना पुरातत्ववेत्ता हूँ, न वैज्ञानिक हूँ, और ना ही इतिहासवेत्ता हूँ। मैंने तो साहित्य का केवल अध्ययन किया है। लेकिन गर्व इस बात का है कि आज जो कुछ भी हम अपने अतीत के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जान पाते हैं, तो वह साहित्य ही हमें मुहैया कराता है, वही हमें उपलब्ध कराता है। आज हम राम को जानते हैं तो साहित्य के माध्यम से जानते हैं। उसके बाद वैज्ञानिक या पुरातात्विक अन्वेषण होता है कि हाँ, कब हुए, किस कालखंड में हुए, इतिहासकारों की दृष्टि तक जाती है। तो इतिहास के माध्यम से ही जो ज्ञान है, ज्ञान की परंपरा है, या जो विद्यमानता है, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती है। इसलिए हम अतीत में भी थोड़ा चलेंगे, हम वर्तमान में तो हैं ही, हम भविष्य में भी। साहित्य का काम ही है री इमेजिंग का। साहित्य ने तो हमेशा री इमेज किया। वाल्मीकि ने राम कथा कही, क्रौंच पक्षी के वध पर उद्वेलित हुए, और कुछ लोग कहते हैं कि वो करुणा से, उनके भीतर जो करुणा उपजी उसके कारण रामायण की रचना हुई। नहीं, आक्रोश उपजा था उस बहेलिये के प्रति। तो रामायण आक्रोश का महाकाव्य है, आक्रोश से पैदा होता है। क्योंकि किसी बहेलिये ने सृजन के क्षणों में क्रौंच पक्षी के एक पक्षी को उसका वध किया था। आप देखिए कि हमारा देश किस तरह से शुरू से अहिंसावादी रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वीरता में कहीं, शौर्य में कहीं कोई कमी नहीं आई है। तो काशी को हम लोग उसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। वाल्मीकि की बात इसलिए हमने की कि वाल्मीकि रामायण में भी काशी की चर्चा है। काशी केवल एक नगर नहीं है। हम लोग काशी नगर, काशी महानगर नहीं कहते। काशी एक भाव है। काशी हम नगरी कहते हैं। आज भी ये नगरी क्यों है? जब पूरे विश्व में, पूरे देश में बहुत सारे जो नगर हैं वो महानगर बनने, मेट्रो सिटी बनने में या परिवर्तित होने में अपना स्वरूप बदल रहे हैं, ऐसे में काशी अभी तक नगरी ही है। उसके पीछे कारण आप समझ सकते हैं कि बाबा विश्वनाथ की नगरी हम कहते हैं। विश्वनाथ कैसे बनते हैं? जो दिगंबर, फक्कड़, अक्खड़, भस्मी लपेटे, वो कैसे विश्वनाथ, कैसे जगदीश बनते हैं? तो हम, ये जो काशी नगरी है, ये दो दो माओं से संपोषिता है। माँ गंगा और माँ अन्नपूर्णा। माँ अन्नपूर्णा के कारण शंभु भये जगदीश। तो उस विश्वनाथ की इस नगरी में, इस काशी नगरी को हम सब जानते हैं कि ये प्राचीनतम नगरी है। महर्षि व्यास ने इसको त्रैलोक्य की नाभि बताया। महर्षि व्यास को जब आप पढ़ेंगे, पुराणों का अध्ययन करेंगे, तो ऐसे ही तमाम सप्तपुरियों में इसका एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। और काशी के बारे में कहा ही गया है कि मंगलम यत्र मरणम यत्र मंगलम, विभूति यत्र भूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम, काशी के नोपमीयते। जहाँ मरण मंगल है और जहाँ पर विभूति यानी भस्म ही आभूषण है, जहाँ कौपीन ही, जो बहुत छोटा वस्त्र होता है, कौपीन ही वस्त्र है, ऐसी काशी की उपमा किससे दी जा सकती है? ये हमारा प्राचीन शास्त्र कहता है, साहित्य कहता है।
तो उसी काशी के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत दृष्टिकोणों से चर्चा हुई। आदरणीय राणा पीपी सिंह जी ने तो बहुत ही अच्छे ढंग से व्याख्यायित किया कि कैसे कैसे हम काशी को समझ ही नहीं पाते हैं। हम समझे कैसे, जिसका एक ब्रह्मांडीय महत्व है। कहा जाता है कि काशी का नागरिक होने का मतलब ही है ब्रह्मांड का नागरिक होना। अब वो बाद में हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये मरणम मंगलम यत्र क्यों होता है, मृत्यु जहाँ पर मंगल है ऐसा क्यों होता है, यह मुक्त भाव कैसे आता है। तो यह मुक्त भाव बाबा विश्वनाथ देते हैं, तारक मंत्र से देते हैं। तो अब वो तो हम नहीं कहेंगे कि भाई वो तारक मंत्र हम लोग अभी प्राप्त करें, लेकिन वो मुक्त भाव उसको हम साहित्य के माध्यम से तो महसूस कर ही सकते हैं। तो ये सारी बातें एक जो भावात्मक बातें हैं, साहित्य करता है। साहित्य आपके भीतर वो बीज रोपण करता है कि किस तरह से भावमयी है ये काशी। लेकिन अब हम आते हैं कुछ सत्य पर, जो साहित्य के माध्यम से सत्य हमारे सामने है, इतिहास हमारे सामने है, थोड़ा विज्ञान भी हमारे सामने है। अभी हमारे बेल्जियम वाले मुख्य अतिथि महोदय बता रहे थे कि अयोध्या वो भी गए थे। संयोग था कि अयोध्या हम भी अभी गए थे प्राण प्रतिष्ठा में। अयोध्या की भी बातें आएंगी थोड़ी बहुत प्रसंगतः, लेकिन हम काशी पर केंद्रित रहेंगे। तो जो उसका काशी का महात्म्य है, उसके अलावा हम उसके ज्ञात इतिहास पर थोड़ा सा एक विहंगम दृष्टि डाल लें कि ये काशी ज्ञात जब से हुई है, इतिहास जब से लिखा गया है, तब से कितनी प्राचीन है। तो क्योंकि इतिहासवेत्ताओं ने कहा है कि ये जो वाल्मीकि है, वाल्मीकि का काल खंड जो है 700 ईसा पूर्व है, यानी मनुस्मृति से भी पहले वाल्मीकि ने रामायण लिख ली थी। अब 700 ईसा पूर्व हमारे इतिहास वेत्ता कहते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि राम सेतु की बात आती है। यहाँ पर जो सेतु बांधा उन्होंने, तो एक सूचना मैं पढ़ रही थी, 2-3 वर्ष हो गए, वैज्ञानिक एक घटना थी जिसको कि उन्होंने बताया कि नासा ने अंतरिक्ष यान से राम सेतु का चित्र लिया और बाद में वैज्ञानिकों ने इसे प्रमाणित किया कि 17,25,000 वर्ष पुराना है राम सेतु। हालांकि बहुत सारी कोशिशें की गई, राम सेतु योजना, सेतु समुद्र योजना के तहत उसको तोड़ने की साजिशें भी की गई कि इसको तोड़ दिया जाए ताकि आवागमन सुगम हो जाए। सरकारों ने ऐसा किया लेकिन नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने एडम ब्रिज भी उसको कहने की कोशिश की, वह नहीं हो पाया। और आज और बहुत सारे वक्री सोच के लोगों ने कहा कि ये कोई राम सेतु वगैरह नहीं है, किसी भगवान राम का अस्तित्व नहीं था, ये अपने आप भूगर्भीय संरचना थी। समुद्र के भीतर कुछ ऐसी हलचलें हुई जिसके कारण ये पुल जैसा दिखाई देने लगा। हमने मान लिया, ठीक है। लेकिन आज तक वो जो राम सेतु है, एक तरह से कहा जाए कि सब लोग ताजमहल को प्रेम का बड़ा प्रतीक मानते हैं, लेकिन सबसे शाश्वत और उदात्त प्रेम का प्रतीक क्या हो सकता है? कोई पति अपनी पत्नी के प्रेम में समुद्र बांध दे, मकबरा बनवा देना, एक स्मारक बनवा देना तो आसान काम है, जिसके पास भी पैसे रहेंगे वो कर ले जाएगा। लेकिन समुद्र के ऊपर पुल बांधने का कार्य प्रेम में किया जा सकता है। तो ऐसे जो प्रेम का प्रतीक था उसको तोड़ने की साजिशें भी इसी देश में की गई। मैं ये इतिहासवेत्ताओं की बात है, 17 लाख वर्ष पुराना अगर ये सेतु है और राम के साथ हम वाल्मीकि को जोड़ते हैं, तो वाल्मीकि इतिहासवेत्ताओं के आधार पर 700 ईसा पूर्व कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पर इतिहास की जो त्रुटियां हैं, मैं उनकी ओर थोड़ा थोड़ा संकेत करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जो मेरे अल्प ज्ञान में आया है एक साहित्य का अध्ययन करते करते, कि इतिहास कहीं न कहीं हमारा खंडित इतिहास बोध है। हम लोगों ने खंडित इतिहास के सहारे अपना जीवन जिया है कि 700 ईसा पूर्व वाल्मीकि हुए थे, राम फिर उसी आधार पर, अगर सीता ने उनके यहाँ आश्रय लिया था उनके आश्रम में, तो राम और सीता और वाल्मीकि समकालीन हो गए। तो 700 ईसा पूर्व ही राम का भी होना चाहिए प्राकट्य है। इस विवाद को हम लोग वैज्ञानिकों, पुरातत्ववेत्ताओं और इतिहासवेत्ताओं के लिए छोड़ते हैं, हम लोग साहित्य के लोग। महाभारत में आ जाते हैं तो अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर को समझाते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, इदम कलयुगम घोरम संप्राप्तम पांडुनंदन गतिमन्याम न पश्यामि मुक्त्वा वाराणसी पुरीम।
यानी वाराणसी, यह घोर कलयुग आ गया है पांडुनंदन, और काशी को छोड़कर कहीं पर भी मुक्ति संभव नहीं है। तो उसी घोर कलयुग में युधिष्ठिर संवत 2631 में वैशाख शुक्ल पंचमी को जन्म लेते हैं आदि शंकराचार्य केरल के कालटी गांव में, जिन्होंने कालटी से यात्रा शुरू करके केदारनाथ में अपना देहोत्सर्ग किया। काशी होते हुए गए केदारनाथ, और जब वो दीक्षा लेकर गोविंदवन में काशी आए तो काशी का अस्तित्व, वो जो युधिष्ठिर संवत प्रचलित था उस समय 2631, उसके अनुसार ईस्वी पूर्व 507 में आदि शंकराचार्य का प्राकट्य होता है ज्ञानावतार के रूप में। लेकिन हमारे इतिहास वेत्ताओं ने भारत का इतिहास लिखते हुए, पता नहीं कुछ होता होगा, ईसा पूर्व जाना नहीं चाहते। उनको लगता है भारत का इतिहास ईसवी सन के बाद ही शुरू हो तो ज्यादा अच्छा है। तो 507 ईसा पूर्व में जो प्रकट हुए थे ज्ञानावतार के रूप में आदि शंकराचार्य, उनको ईसवी सन के बहुत 100 वर्षों के बाद प्रमाणित करने की कोशिश की गई। लेकिन बहुत सारे उसके पीछे तर्क हैं, वो विमर्श अलग है, उस पर भी हमें विचार करना होगा। लेकिन जो अभी वर्तमान में आप काशी में देख रहे होंगे, विकास हो रहा है, विश्वनाथ धाम बना हुआ है, तमाम हर दिन सुर्खियों में अखबार में आप देख रहे हैं, तो विश्वनाथ जी के, आदि विश्वेश्वर के मंदिर के बारे में यह प्रमाण मांगा जाने लगा कि आखिर ये आदि विश्वेश्वर कब मंदिर स्थापित हुआ, क्या हुआ। 507 ईसा पूर्व अगर आदि शंकराचार्य आते हैं, दशाश्वमेध घाट पर आते हैं और वहां पर अभिषेक करते हैं आदि विश्वेश्वर का, तो प्रमाणित हो गया कि कम से कम लिखित इतिहास 507 ईसा पूर्व तक तो जाएगा ही जाएगा आदि विश्वेश्वर का। उसके बाद बहुत सारे धर्म मजहब सब आते हैं, आते हैं वो दशाश्वमेध घाट पर, और किस तरह से उन्हें भगवान शिव, विश्वनाथ जी उनको दर्शन देते हैं चांडाल वेश में, क्योंकि उन्होंने चांडाल देकर कहा कि स्पर्श मत करो, दूर हट जाओ। तो चांडाल वेश में भगवान शिव पूछते हैं कि आपने किसे हटने का आदेश दिया है, देह को कि देहिन को, यानी जो आत्मा है उसको आपने हटने के लिए कहा या देह को। तो उन्हें ज्ञान होता है और एकाएक जो प्रस्फुटित होता है मंत्र, वो आज भी मनीषा पंचक के रूप में जनप्रिय है, लोकप्रिय है। हमारे यहाँ एक शास्त्र के रूप में मनीषा पंचक, साहित्य, साहित्य आपका इतिहास आपको बता रहा है। आदि शंकराचार्य को भी अगर हम छोड़ते हैं, हम आ जाते हैं, काशी के दो और नाम हैं, महाश्मशान और आनंदवन। तो महाश्मशान केवल शवों का दाह संस्कार होने के कारण महाश्मशान नहीं पड़ा, बल्कि यहाँ आकर जो अहंकार का विसर्जन होता है, इसके कारण भी वो महाश्मशान है। लोगों के भीतर एक वैराग्य भाव आता है, एक निसंगता आती है, विराट सत्य को देखने की आंखें खुलती हैं, एक चेतना का प्रस्फुरण होता है, वह महाश्मशान है। और दूसरा आनंदवन, आनंद केवल जो भौतिक सुख है उस आनंद को आनंद नहीं कहते हैं, बल्कि जो निर्लिप्तता का आनंद है, ये उत्सव प्रिय काशी है। यहाँ पर एक तरफ चिताएं भी जलती हैं, एक तरफ उत्सव भी होता रहता है, कोई न कोई उत्सव होता रहता है। यहाँ तक कि चिता जल रही होती है, मान लीजिए किसी संगीतकार की है, बहुत सारा आपने देखा होगा, संगीतकार की अगर कोई चिता जल रही है तो वहां संगीत के माध्यम से श्रद्धांजलि दी जाती है, भावांजलि दी जाती है। कोई कोई साहित्यकार जब दिवंगत होता है तो उसको काव्य पाठ सुनाया जाता है चिता के पास। तो ये केवल काशी में संभव है, काशी की निसंगता, काशी की फक्कड़ता, जो काशी का मूल स्वभाव है, उस मूल स्वभाव, क्योंकि हमारा जो अधिपति है खुद ही अक्कड़ पक्कड़ है, इसलिए हमारा आपका सबका स्वभाव ऐसा हो गया है। ऐसा कहीं पूरे विश्व में आपको नहीं मिलेगा जहां पर मृत्यु के साथ उत्सव भी चल रहा हो, अनवरत चिताएं जली हो। यहाँ राजनीतिक दावपेच बहुत काम नहीं करता, बहुत क्षणिक होता है दावपेच, लेकिन जो उत्सव प्रियता है वो निरंतर चल रही है। तो ऐसी काशी के विकास के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, विकास का क्या हो मॉडल। तो हमें यह भी देखना है कि क्या आज ही ये विकास हो रहा है या पहले भी काशी इसी रूप में तो हमेशा से थी नहीं। काशी का स्वरूप लगातार बदल रहा है, एक निरंतर प्रवाहमान ज्ञान की धारा इसमें है, एक प्रवाहित हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके बाहरी स्वरूप में तमाम परिवर्तन होते रहे हैं।
वो चाहे आदिकाल से लेकर आज तक हम देखें, जैसे जेम्स प्रिंसेप ने 19वीं सदी में बहुत रिसर्च किया काशी के ऊपर, तो उन्होंने पाया कि 18वीं सदी तक मणिकर्णिका घाट पर बहुत से जंगल थे, और जो गंगापुत्र हैं, जो वहां पर केवट हैं सब, उन लोगों ने बताया कि ये जो घर बने हुए हैं इनमें कोई कोई वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो वही जो जंगल कटे हुए थे उन्हीं में से बचे हुए ये वृक्ष हैं। यानी पहले जंगल था, फिर जंगल कटे, मकान बने, काशी का विकास, इसको विकास कह लीजिए चाहे जो भी कह लीजिए, विनाश कह लीजिए जंगलों का, लेकिन एक स्वरूप परिवर्तन हुआ उस समय। और जेम्स प्रिंसेप ने बहुत रिसर्च किया उस जिज्ञासु दृष्टिकोण से। एक विदेशी लेखक हुए हैबर ने जो काशी के बारे में अपना वर्णन किया है, उसमें बहुत आपको अच्छा लगेगा पढ़कर उसको, कि काशी के बारे में उन्होंने लिखा कि यहाँ पर लोगों को रोज नहाने की आदत है, इसलिए यहाँ शहर घना होते हुए भी स्वास्थ्य यहाँ शहर का अच्छा है। गलियां इतनी सकरी हैं कि मिस्टर फेजर का जो फेजर की जो बग्घी थी वो शहर के बाहर मुआने पर रुक गई, और फिर हमें गलियों से तामझाम के माध्यम से जाना पड़ा। तामझाम आप जानते होंगे, पालकी जैसी, अभी भारतेंदु जी के घर में उनका तामझाम रखा हुआ है, आप लोग देखने जा सकते हैं। तो तामझाम के माध्यम से ही अंदर जाया जा सका। लोग अच्छे हैं, सीधे हैं, ये सब वर्णन करता है हेबर। और उसके बाद कहता है कि केवल पूरे काशी में एक जगह खुली हुई है जिसका नया चौक नाम है, जिसे सरकार ने बनवाया है। यानी नया चौक भी सरकार का बनवाया हुआ था, यानी विकास हो रहा था हेबर के समय में भी, 19वीं शताब्दी में भी। इससे भी पहले आप लोगों को आश्चर्य होगा कि काशी हो सकता है इसको आप विश्व का पहला मानचित्र कह सकते हैं, नक्शा। स्कंद पुराण के 33वें अध्याय में एक राजकुमारी है जो माल्यकेतु से उसका विवाह हुआ होता है, और काशी की ओर से एक चित्रकार जाता है और उसको एक चित्रपटी भेंट करता है राजा को, माल्यकेतु को, और माल्यकेतु अपनी पत्नी कलावती को देते हैं। कलावती जब उस चित्रपटी को, काशी के चित्रपटी को देखती है, तो उसे पूर्व जन्मों के अपने आराध्य विश्वनाथ जी याद आते हैं, और वह चित्रपटी के एक एक बिंदु पर उंगली रख रख कर बताती है कि ये अस्सी है, ये भदैनी है, ये यहाँ पर ऐसा हुआ था, यहाँ पर लोलार कुंड है, यहाँ पर है। तो पूरा वर्णन वो एक एक अपनी तर्जनी रखती है और उसका वर्णन कर रही है काशी के एक एक स्थान का। यानी एक मानचित्र काशी का जेम्स प्रिंसेप से भी पहले, हैबर के वर्णन से भी पहले, या अन्य वर्णनों से पहले भी स्कंद पुराण में आपको मिलता है कि काशी में कौन कौन से देवस्थान, कौन कौन से मंदिर कहाँ पर स्थित थे, कौन से शिवलिंग। उसी में ये पता चलता है कि 56 विनायक, आज भी हम लोग 56 विनायक की बात करते हैं, स्कंद पुराण में लिखा है 56 विनायक, यानी भगवान शिव ने 14 गणेश को चारों दिशाओं की रक्षा के लिए उन्होंने भेजा था। तो 14 चौक 56, 56 विनायक हमारे यहाँ है काशी में। अब विकास के नाम पर अगर इस तरह के जो विग्रह हैं इनको कोई खंडित करता है, तो ये कहीं ना कहीं से सबकी आस्था को खंडित करना होता है। इसलिए जब भी हम विकास की बातें करते हैं, विकास की बातें करें या रीइमेजिंग की बातें करें, तो ये ध्यान देना है कि काशी का जो मूल स्वभाव है, जो काशी का मूल स्वरूप है, उस आस्था के साथ, उस मूल स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ न होने पाए। अभी विश्वनाथ धाम बना तो ये हुआ कि